नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और इस वक्त की बड़ी खबर क्या है? आगरा में तिरंगा फहराने पर धमकी के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। धमकी देने वाले मुफ्ती के घर पुलिस पहुंच चुकी है और धमकी देने वाले मुफ्ती से अब पूछताछ कर रही है पुलिस। राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने फहराया था तिरंगा। आयोग के चेयरमैन ने, अध्यक्ष ने फहराया था तिरंगा। असलम कुरैशी है और इसके बाद यहां के मुफ्ती ने धमकी दी थी कि मस्जिद का प्रांगण जनगण मन की जगह नहीं। अब इसी को लेकर इस धमकी के बाद पुलिस पहुंची है मुफ्ती के घर। दरअसल 15 अगस्त को आजादी के मौके पर आगरा जामा मस्जिद में तिरंगा फहराने पर धमकी देने का मामला सामने आया था। झंडा फहराने पर मुफ्ती ने जामा मस्जिद के प्रबंधक असलम कुरैशी को धमकी दी है और धमकाने का ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें मुफ्ती कह रहा है कि जामा मस्जिद में जो जनगण मन हुआ है वो हराम का काम हुआ है, गुनाह कबीरा है, अल्लाह के कहर को दावत न दीजिए। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। आपको बताएं कि कल राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने जामा मस्जिद में यह तिरंगा फहराया था। हालांकि जब हमारे संवाददाता, आगरा के संवाददाता ने बात की मुफ्ती से, तो हमारे संवाददाता हिमांशु को भी मुफ्ती ने वही बातें दोहराई हैं। तो जैसा मैंने बताया आपको कि न्यूज 18 संवाददाता हिमांशु त्रिपाठी ने जब मुफ्ती से इस वायरल ऑडियो के बारे में फोन पर बात की तो मुफ्ती ने कहा कि मुझे जिससे बात कहनी थी कह दी। जामा मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, सियासी और दूसरे काम करने की जगह नहीं है। जामा मस्जिद ये नमाज पढ़ने की जगह है। ये कह रहे थे कि एक कोई ऑडियो आपका वायरल हुआ है जिसमें राष्ट्रगान को लेकर के कुछ बातें आपके द्वारा कही जा रही, क्या है मामला? ये जिससे कहनी थी उससे कह दी। जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने की जगह है जामा मस्जिद जी। वहाँ सियासी और दूसरे काम करने की जगह जामा मस्जिद नहीं है जी। हमेशा से जब से जहाँ भी राष्ट्रगान होना है, जहाँ भी तिरंगा झंडा लहराना, जहाँ भी कोई काम करना है वो वहाँ होता है। जहाँ जामा मस्जिद में कभी नहीं हुआ, वहाँ क्यों ऐसी सूरतें इख्तियार की जा रही? और फिर उल्टे पुल्टे बच्चों ने नारे भी लगाए हैं वहाँ। वो ऑडियो सुनने के बाद मुझे बड़ा दुख है और मैं दुख इस बात का है कि लोग राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अपने बयान वापस लेना चाहिए और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये राष्ट्र से जुड़ा हुआ मामला है और हिंदुस्तान के अंदर चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, मदरसे हो, स्कूल हो, वहाँ पर अगर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाएगा तो पाकिस्तान का झंडा फहराया जाएगा। मेरा इतना ही कहना है कि उनको अपनी बात को वापस लेना चाहिए और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। राष्ट्रद्रोह का मस्जिद पर उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन के द्वारा तिरंगा फहराए जाने पर आपत्ति जताए जाने का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शहर मुफ्ती आपत्ति जताते हुए विरोध कर रहे हैं। अगर ये वायरल ऑडियो सही है तो निश्चित रूप से ये संविधान और कानून के भी विरुद्ध है, साथ ही साथ 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व का अपमान भी है। जी हाँ, तो अफगानिस्तान में फिर से तालिबान का कब्जा और हालात भयावह बन गए हैं। लोग बिना सामान लिए देश छोड़कर भाग रहे हैं। एयरपोर्ट पर भगदड़ की हालत है। काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ जमा हो गई है। इसके बाद यहां पर गोलीबारी तक हुई है, गोली तक चली है। लोग चाह रहे हैं किसी तरह अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएं। हालात ऐसे लग रहे हैं जैसे 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद देखने को मिले थे। पीएम मोदी ने उस दिन को विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की है। उसी तरह अफगानिस्तान से इस वक्त लोग जान बचाकर भागने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ये तस्वीर बेहद भयावह है। जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट पर गोलीबारी हुई है। इसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। 5 लोगों के अब तक मारे जाने की यहाँ पर खबर है। देखिए लोग कैसे सब कुछ अपना छोड़कर देश से बाहर भागना चाह रहे हैं। एरोप्लेन में किस तरह से लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर
घुसने की कोशिश में हैं। लग रहा है कि जैसे अब अफगानिस्तान को जल्द से जल्द हर कोई यहां छोड़ देना चाह रहा है। काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें भयावह हैं, भगदड़ की हालत है यहां पर। और काबुल से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। इजराइल के एक पत्रकार ने इस वीडियो को शेयर किया है। काबुल से भाग रहे लोगों में कुछ लोग प्लेन के पहिए के पास छिप गए थे, खुद को पहिए के पास बांध लिया था। जब प्लेन हवा में उड़ान भरी तो कुछ मीटर की ऊंचाई से वो शख्स नीचे गिर गया। ये वीडियो दिल दहलाने वाला है। देखिए, जब प्लेन का पहिया बंद हुआ तो कैसे शख्स नीचे गिर गया। अपनी जान तक की परवाह नहीं कर रहे लोग, अफगानिस्तान छोड़ने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर एरोप्लेन के पहिए के साथ एक शख्स लटक गया और जब ये एरोप्लेन उड़ा तो उसके बाद पहिए से वो नीचे गिर गया। किसी भी हाल में लोग अफगानिस्तान छोड़ने पर आमादा हैं। प्लेन पर कैसे लोग सवार होने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। और ये देखिए, ये शख्स कैसे गिरा, पहिए से लटक गया था अफगानिस्तान से बाहर जाने के लिए। काबुल एयरपोर्ट पर जो ये शख्स प्लेन से गिर गया। दरअसल तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में लोग पलायन करना चाह रहे हैं। यहां काबुल एयरपोर्ट पर इस वजह से भारी भीड़ जमा हो गई है। लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाह रहे हैं। आपको बताएं कि एक हिंसक जंग के बाद अफगानिस्तानी आर्मी और तालिबान के बीच आखिरकार वहां की सरकार ने घुटने टेक दिए। राष्ट्रपति वहां से पलायन कर चुके हैं और तालिबान का कब्जा हो चुका है और इसके बाद लोग भागना चाह रहे हैं। एक ऐसा ही शख्स यहां अफगानिस्तान छोड़ने के लिए एरोप्लेन की पहिए से लटक गया। एरोप्लेन में दाखिल नहीं हो पाया तो, लेकिन जब प्लेन ने टेक ऑफ किया, उड़ा, तो उसके बाद वो नीचे गिर गया। भयावह तस्वीर। लोग किसी भी तरह अफगानिस्तान छोड़ने पर आमादा हैं। डर है, आतंक है, लोगों में भगदड़ है। तालिबानी कब्जे के बाद से लोग एयरपोर्ट पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। यहां पर भगदड़ की हालत है, सारे लोग भाग रहे हैं यहां से। और देखिए, एरोप्लेन पर सवार होने के लिए कितनी तादाद में लोग हैं। जाहिर है खुशनसीब कुछ तो एरोप्लेन में दाखिल हो गए, लेकिन बाकी लोग यहाँ एरोप्लेन के आसपास दौड़ते भागते नजर आ रहे हैं। और यही एरोप्लेन, एक शख्स तो इसके पहिए से लटक गया। एरोप्लेन जब उड़ा आसमान में तो उसके बाद वो पहिए से नीचे गिर गया। ये देखिए कैसे गिरता है ये शख्स। अफगानिस्तान पर यूएन सुरक्षा परिषद में चर्चा हुई है। भारत की अध्यक्षता में यह होगी चर्चा। आज शाम 7:30 बजे होगी चर्चा। भारत की अध्यक्षता में दूसरी बार चर्चा होने जा रही है। अफगानिस्तान के हालात पर आज चर्चा होनी है। भारत की अध्यक्षता होगी और इसमें चर्चा होगी अफगानिस्तान के मुद्दे पर, जो हालात यहां पर पैदा हुए हैं, जिस तरह से तालिबान की वापसी हो गई है और भयावह हालात बने हुए हैं अफगानिस्तान के भीतर। और तालिबानियों का अफगानियों पर जुल्म चल रहा है। और इसी बीच पीस पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान ने ट्वीट कर तालिबानियों का सपोर्ट किया है। लिखा है, हमारे स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमें सूचना मिली कि तालिबानियों ने काबुल में शांति से प्रवेश कर लिया। हम उन्हें बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि वो अहकाम इलाही निजाम मुस्तफ़ा के अनुसार सरकार चलाएंगे, जहां कोई भेदभाव नहीं था। हम शांति और न्याय में विश्वास करते हैं। शादाब चौहान, पीस पार्टी का समर्थन उन्होंने किया है तालिबानी हुकूमत को, तालिबान के कब्जे को। अक्सर अपने विस्फोटक बातों के साथ आपको ये डिबेट में दिखते हैं, लेकिन इस वक्त जो इनकी बात आई है वो चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली है। ये वही तालिबान का ये की बमबारी है जिसने खून खराबा किया है पूरे अफगानिस्तान में। एक अरसे से, लंबे समय से इसके साए में अफगानिस्तान सिसक रहा है।
आखिरकार अमेरिकी फौज के वापस लौटने के कुछ समय बाद तालिबान की वापसी हो गई है, कब्जा हो गया है और इसकी वजह से खुद अफगानी लोग वहां से भाग रहे हैं, भगदड़ मचा हुआ है। लेकिन शादाब साहब समर्थन कर रहे हैं। और अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते प्रभुत्व पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव ताजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट करके लिखा है कि हिंदुस्तान में बैठी पाकिस्तान की नाजायज औलादें तालिबान की जीत का जश्न मना रही हैं। तो ट्विटर वॉर छिड़ गया है अब हिंदुस्तान में अफगान के हालात पर को लेकर के। शादाब चौहान ने समर्थन किया तो बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट करके लिखा है कि हिंदुस्तान में बैठी पाकिस्तान की नाजायज औलादें तालिबान की जीत का जश्न मना रही हैं। तेजिंदर सिंह बग्गा भारतीय युवा मोर्चा के सचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव। उन्होंने तालिबान के समर्थकों पर निशाना साधा है। और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा की अपील की है। ट्वीट किया है कि काबुल में मानवता की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मध्यस्थता और शांति समझौते के लिए तत्काल सक्रिय होना चाहिए। भारत सरकार को वहां फंसे भारतीयों की सुरक्षा के लिए तुरंत इंतजाम करने चाहिए। हर भारतीय का जीवन बचाना सरकार का कर्तव्य है। लौटते हैं कुछ ही पलों में इस वक्त की और बड़ी खबरों के साथ। कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। इससे एक दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई। 1 घंटे तक चली ये बैठक। बीएसपी की ओर से शाह आलम और कांग्रेस की ओर से आराधना मिश्र, एसपी की ओर से एमएलए नरेंद्र वर्मा पहुंचे। विधान मंडल के दोनों सदनों की बैठकें 17 अगस्त से 24 अगस्त तक चलेंगी। 18 अगस्त को करीब 12:30 बजे अनुपूरक बजट पेश होगा। 19 अगस्त को मुहर्रम का अवकाश होगा। 21 और 22 अगस्त को शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा, यानी कि 23 अगस्त को विधायी कार्य होंगे और 24 अगस्त को बजट पर चर्चा होने के बाद ये पास होगा। इस दौरान कई विधेयक भी पेश होंगे। लखनऊ से जनसंख्या नियंत्रण कानून से जुड़ी बड़ी खबर आई है। राज्य विधि आयोग ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। आयोग के अध्यक्ष आदित्य मित्तल ने ये रिपोर्ट सौंपी है। सीएम योगी के निजी सचिव को ये रिपोर्ट सौंपी है। सीएम योगी रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे। आयोग समीक्षा के बाद कानून ला सकती है सरकार। और लखनऊ से खबर, शाम 7 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। सत्र से पहले कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी ये बैठक। इसमें कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। अनुपूरक बजट के प्रारूप पर भी इसमें चर्चा होगी। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। कई मंत्री इससे वर्चुअली जुड़ेंगे। बीएसपी प्रमुख मायावती ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। मायावती का कहना है कि बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन को बीजेपी घबरा गई है। इससे मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर बाढ़ पीड़ितों की मदद करने को कहा है। मायावती ने यह भी कहा है कि कृषि कानून के खिलाफ विधानसभा सत्र में बीएसपी विधायक अपनी आवाज उठाएंगे। हमारे प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहे हैं, तो इन सम्मेलनों को, इन कार्यक्रमों को फेल करने के लिए तो किस्म किस्म के हथकंडों के तहत अब ये पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी बाढ़ की आड़ में भी घिनौनी राजनीति कर रही है, जो ये अति शर्मनाक व निंदनीय भी है। का विधानसभा सत्र भी शुरू हो रहा है। मैंने अपनी पार्टी के विधायकों से ये अनुरोध किया है
कि वे विधानसभा के नियमों का पालन करते हुए प्रदेश में जनहित के मुद्दों को व खासकर 3 कृषि कानूनों के विरोध में, क्योंकि हमारी पार्टी शुरू से ही 3 जो कृषि कानून केंद्र सरकार ने पास किए हैं किसानों की सहमति के बिना या उनको गुड फेथ में लिए बिना, तो हमारी पार्टी शुरू से ही इसके विरोध में है। और हमारी पार्टी ये चाहती है कि केंद्र की सरकार को ये कृषि कानून वापस लेने चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं लिए हैं। तो हमारी पार्टी का ये प्रयास होगा कि यूपी में बीजेपी इनको लागू ना कर पाए। और देश में भले ही कोरोना की रफ्तार सुस्त पड़ी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी किसी किस्म की कोताही के पक्ष में नहीं हैं। वो चाहते हैं कि देश में कोरोना की तीसरी लहर के दस्तक देने से पहले बाहुबलियों की पूरी सेना तैयार हो जाए, ताकि देश में तीसरी लहर के कहर को रोका जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना की तीसरी लहर के दस्तक देने से पहले ही उसके खतरे को निपटाने के मूड में आ गए हैं। उन्होंने देश के सांसदों के साथ साथ जनता से भी इस निर्णायक लड़ाई में पूरा सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने देश को कोरोना के खिलाफ बाहुबली बनने का मंत्र देते हुए कहा कि पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, पूरी मानव जात को अपनी चपेट में लिया हुआ है। वैक्सीन जो है बाहु पर लगती है, और जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं। संसद सत्र के शुरू होने से ठीक पहले पीएम नरेंद्र मोदी की इस अपील का असर भी दिखने लगा है। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की ही बात करें तो यहाँ वैक्सीनेशन की रफ्तार पूरा जोर पकड़ चुकी है। अभी तक अकेले वाराणसी में टीका लेकर 13,35,000 से ज्यादा लोग पीएम मोदी के बाहुबली सेना में शामिल हो चुके हैं। खास बात ये है कि इस टीकाकरण अभियान में शामिल होने वाले 13 लाख लोगों में आधे से ज्यादा तादाद नौजवानों की है। वाराणसी के मुख्य चिकित्साधारी कार्यालय के मुताबिक 16 जनवरी 2021 से शुरू हुए टीकाकरण अभियान में अब तक 13,35,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। जबकि पीएम मोदी के बाहुबली के मंत्र के बाद जिले में 15 दिनों के अंदर ही करीब 3 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है, जिनमें युवाओं की संख्या तकरीबन 2.25 लाख से अधिक है। पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है, कुछ कमियां रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है, और इस लड़ाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। आपको बता दें, संसद के मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही पीएम मोदी ने देश में सुस्त पड़े टीकाकरण अभियान को धार देने के लिए बाहुबली का मंत्र दिया था। उन्होंने सांसदों के साथ साथ विपक्ष से भी वैक्सीनेशन को लेकर सार्थक चर्चा की अपील की थी। जाहिर है पीएम कोरोना के खिलाफ इस जंग में अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। उम्मीद है देश के नागरिक राष्ट्र का मान ऊंचा रखते हुए कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में पीएम का साथ देंगे और देश की जीत सुनिश्चित करेंगे। स्टाइलिश वॉक से ढाया